दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आपको जैसे पता है कि भारतीय रेलवे ने नई नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है और एएलपी का, तो मेरा आज का टॉपिक इसी पे रहेगा कि ये जो नोटिफिकेशन निकली है तो उसमें उस नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें हैं, ताकि आप जब फॉर्म अप्लाई करने जाओ तो आपको कोई भी प्रकार का परेशानी नहीं आनी चाहिए। और आपकी एक एक इस नोटिफिकेशन में जो जो बातें हैं वो सारी बातें मैं इस बोर्ड के माध्यम से आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना हो, किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भारतीय रेलवे ने ये जो पोस्ट निकाली है 5696 और इस पोस्ट को बढ़ाया भी जा सकता है, जैसा कि ये आजकल हमारा कैंपेन चालू है बच्चों का, बाहर ट्विटर पे कैंपेन चालू है कि हमारी जो वैकेंसी है बढ़ाई जाए। और हमारे रेलवे के भी जो यूनियन है उन्होंने भी बता दिया कि रेलवे में जो वैकेंसी है वो एटलीस्ट 17,000 है, तो 6,000 के आसपास क्यों। तो हो सकता है कि आने वाले दिन में ये हमें वैकेंसी देखने को मिले। तो जब भी आप फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो कोई भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जब भी आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें किस तरीके से फॉर्म भरना है, ताकि हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो, हमारा जो है सही तरीके से हम इस प्रोसेस को समझ पाएंगे कि क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले है कि रीड केयरफुली नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई। जब आप ये नोटिफिकेशन को अप्लाई करने जाते हो तो ये जो नोटिफिकेशन है वो आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर नहीं आप पढ़ पाते हैं तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो नोटिफिकेशन है हिंदी और इंग्लिश में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार अच्छे से उसको आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है कि इसका जो ओपनिंग डेट है, ये डेट ऑफ ओपनिंग डेट ये 20 जनवरी 2024 से ये ओपन हो गया है। तो ओपन हो गया है तो कुछ कारणों की वजह से, कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से अभी ये साइट पे हमें ओपन नहीं शो हो रहा है। तो हो सकता है कि ये ओपन हो जाएगा तो आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट यानी जब आप अप्लाई करने के लिए जो आपको जो टाइम दिया है वो 1 महीने का दिया गया है, यानी कि आप 19 फरवरी तक 12 बजे रात तक आप अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। तो आप इतना जल्दबाजी मत करना, लेकिन हाँ आप कोशिश करना कि ये जो 19 फरवरी है तो आप 10 फरवरी तक आप जो है अपने फॉर्म को फिलअप कर लेना, क्योंकि लास्ट मोमेंट में भरने जाएंगे तो हो सकता है कि वेबसाइट आपकी जो है बिजी हो जाएगी, जाम हो जाएगी, तो फिर आपको अपना फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये जो है 19 फरवरी लास्ट डेट है, ये आपको ध्यान में रखना, इससे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, यानी कि जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उसमें हमें कुछ चेंजेस अगर करने की ज़रूरत है। मान लीजिए हमने कुछ गलती से कुछ भर दिया है और अपने को लगता है कि हाँ हमने कुछ गलती से भर दिया है, तो क्या करना है वो हमें मॉडिफाइड करना है। मॉडिफाइड करने का जो चार्जेस है 250 रुपये पर मॉडिफिकेशन पे है। आप अपने नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, 2-3 चीज़ें बदल नहीं सकते। जैसे आप अपना जो अकाउंट क्रिएट अकाउंट करते हैं जिसमें आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ये बदल नहीं सकते, और आपने जिस आरआरबी को चुना हुआ है वो आरआरबी को आप बदल नहीं सकते। बाकी सारी चीज़ें आप अपना चेंज कर सकते हैं 250 रुपये का चार्ज भर करके। तो ये जो मॉडिफिकेशन का जो डेट है 20 फरवरी से 29 फरवरी तक आप मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये जो वैकेंसी है वो सिर्फ एएलपी का है, इसमें टेक्नीशियन का नहीं है।
ठीक है। तो सिर्फ ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सिर्फ ये एएलपी की वैकेंसी है, इसमें टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं है। पे बैंड इसका जो पे है 19,900 है, ये इनिशियल बेसिक है। और उसके अलावा जब आपका पेमेंट बनेगा तो बेसिक के साथ में डीए और एचआरए सारी चीज़ें मिला करके ये इनिशियल जो आपका सैलरी है वो 40 से 50 हज़ार आपका स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पे हो गया 19,900। मेडिकल आपका A1 होना चाहिए। अगर आपने मेडिकल A1 नहीं है तो आप उसके लिए फिट नहीं है। तो A1 मेडिकल क्या होता है, इस पे मैंने वीडियो बना करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लेना कि A1 मेडिकल क्या होता है। और आप अप्लाई करने से पहले आप स्वस्थ हो लेना, अपने आप से पहले फुलफिल होना, सेटिस्फाई हो लेना कि मेरा जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A1 है, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करना। वरना आप रेलवे के हॉस्पिटल में मेडिकल जांच में जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, फिर आपको तकलीफ होगा। नेक्स्ट है, इसका जो एज है वो 18 से 30 साल रखा गया है। पहले की वैकेंसी में 18 साल से 28 साल था, लेकिन चूँकि बहुत दिन से वैकेंसी नहीं आई थी तो उसमें हमारा एज का भी डिमांड था कि एज बढ़ाई जाए, तो इन्होंने 2 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया है। बोले तो 18 साल से 28 साल तक का जो है अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा भर सकता है। और यही जो एज रिलैक्सेशन है ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है और SC ST के लिए 5 साल के लिए छूट है। और कुछ और छूट बता देता हूँ, जैसे कोई फीमेल है जो डाइवोर्स है या जिनका हस्बैंड नहीं है या विडो है, लीगली डाइवोर्स है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी की है तो वो 35 इयर्स तक भर सकती है। SC ST OBC के लिए उसमें भी 5 साल से 3 साल छूट है। जो रेलवे में काम कर रहे हैं, जो लोग ग्रुप C एम्प्लाई है या ग्रुप D एम्प्लाई है, वो लोग भी अप्लाई करते हैं अगर इस ALP का फॉर्म के लिए। तो उनको बता दूं कि उनकी जो अनरिजर्व की जो एज है वो 40 इयर्स है और वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो SC ST का है वो 45 इयर्स तक अप्लाई कर सकता है, जो OBC का है 43 इयर्स तक अप्लाई कर सकता है। तो ये हमारा एज है। जो लोग अप्रेंटिस किए हुए हैं रेलवे में वो लोग भी अनरिजर्व के लोग हैं तो 35 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एज है। और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने क्वालिफिकेशन में, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर मैं 10वीं पास हूँ, मैं 12वीं पास हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो आपको मैं बता दूं कि ITI डिप्लोमा या BTech बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक टेक्निकल पोस्ट है। वो ट्रेन चलाने जा रहा है, ट्रेन चलाने के साथ साथ लोकोमोटिव और इंजन के ट्रबल शूटिंग की भी उसको जानकारी रखनी पड़ती है, इसलिए वहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट है तो आपको नहीं चलेगा, सिर्फ ग्रेजुएट अगर आप BTech या BE है तो ही चलेगा, वरना आप भूल जाओ, किसी और पोस्ट के लिए ट्राई करो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वालिफिकेशन में 10 प्लस ITI आपका NCVT और या फिर SCVT से होना चाहिए। NCVT यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, SCVT यानी स्टेट लेवल का स्टेट काउंसिल फॉर स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, सॉरी, है ना। तो थोड़ा सोचने में मुझे टाइम लगा है। तो अभी ये जो है ये NCVT और SCVT से होना चाहिए, या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, यानी कि 3 साल का पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल है। और या फिर आप BTech है तो भी एलिजिबल है। हम यहाँ पे देखेंगे ITI के ट्रेड डिटेल। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि मैं ये ट्रेड से हूँ तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या? तो मैंने यहाँ पे जो ट्रेड इन्होंने दिया हुआ है रेलवे की जो वेबसाइट पे, तो उस ट्रेड का मैंने नाम लिख रखा है। पहला है फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक,
आर्मेचर एंड कोल बाइंडर, मैकेनिक, डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन। इस तरीके से ये टोटल 15 जो ITI है, सिर्फ अगर आप इसी में से ITI किए हुए हैं इनमें से कोई एक तो ही आप एलिजिबल हैं, वरना आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब आते हैं हम, ये ITI हो गया, अब आते हैं 3 इयर्स का डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक या फिर BTech होना चाहिए इन फॉलोइंग ब्रांच: मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। और ये जो क्वालिफिकेशन है, चाहे ITI है, चाहे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक है या BTech है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपका कोर्स बचा हुआ है, आप कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, अभी आप कंप्लीट कब तक है? ये जो डेट है हमारा 19 फरवरी, अगर इस 19 फरवरी के डेट तक आपका अगर क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अपीयरिंग वाले अलाउड नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास पास का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये हमारा क्वालिफिकेशन हो गया। अब आते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि ये फॉर्म को हमें कैसे अप्लाई करना है। तो हमें जानते हैं कि हम हमेशा बताते हैं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है indianrailways.gov.in, indianrailways.gov.in। आप उसको ओपन करेंगे तो जैसे ओपन करेंगे आपको ऊपर साइड में राइट साइड में आपको ये दिखेगा, रिक्रूटमेंट दिखेगा। आप उस रिक्रूटमेंट को टच करेंगे तो आपको सामने से राइट साइड में 21 RRB 21 RRB आ जाएगी। अब आपको अपने मर्जी से जहां आपको लगता है कि हमें यहां से भरना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि मैं कहां से अप्लाई करूं। तो मैं बता दूं कि अभी जो है पूरा इंडियन रेलवे पूरा साफ सुथरा और ईमानदारी से एग्ज़ाम करवाता है। जो बच्चे अच्छे से तैयारी करके अपना एग्ज़ाम देंगे तो कहीं भी उसको सिलेक्शन हो सकता है, कहीं से भी अप्लाई करे तो उसका हो जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर ऐसे जगह से अप्लाई करते हैं जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है तो वहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि सारे लोगों की टेंडेंसी ये होती है कि यहाँ जब वैकेंसी ज़्यादा है तो मेरा यहीं हो जाएगा, और वो एप्लीकेशन वहाँ ज़्यादा डालते हैं तो वहाँ की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई हो जाती है। तो मान लीजिए कि वैकेंसी है 100 कहीं, तो अगर दूसरे RRB में वैकेंसी है 980, तो ट्राई करना कि आप 980 वाले पे डाल देना, 100 वाले को अवॉइड कर देना। लेकिन हाँ, अगर आपकी अच्छी तैयारी है, आप अच्छा पढ़ाई किए हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वालिफिकेशन, हाउ टू अप्लाई। अब जो है अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है बिफोर अप्लाई। आप अप्लाई करने से पहले आपका जो एक बैंक अकाउंट बनवा लेना। हो सकता है कि आप आने वाले दिन में जो आपका एग्ज़ाम फीस है उससे आप UPI से भी आप डिडक्ट करेंगे। आपका जब एग्ज़ाम दे लेंगे तो एग्ज़ाम के बाद आपका रिफ़ंड भी उसी अकाउंट में आएगा। तो एक काम करना, आपका एक सेविंग्स अकाउंट आपके किसी बैंक में ओपन कर लेना, और दूसरा आपका एक मोबाइल खुद का होना चाहिए। उसी मोबाइल पे आपका समय समय पे भारतीय रेलवे एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका मैसेज वहाँ पे भेजेगी, और एक आपका वैलिड ईमेल आईडी बनवा लेना। ईमेल आईडी बनवा लेंगे, उस पे भी आपका एग्ज़ाम का डेट टाइम टू टाइम वो देगा। तो क्या है कि ओपन अकाउंट, वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी, ओनली वन अप्लाई। और जब भी आप अप्लाई करना तो ध्यान रखना कि ज़्यादा सिर्फ एक RRB से अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि चलो ये वाला कैंसिल हो गया तो वो तो रहेगा, मैं दूसरे RRB से सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ऐसा नहीं करना। सिर्फ आपको एक RRB सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप बहुत पछताएंगे। तो सिर्फ एक
आरआरबी चुनना, सोच समझ के चुनना। मैं तो कहता हूँ मुंबई सेलेक्ट कर लो, मेरे साथ वाले जितने भी एएलपी है सब मुंबई से आए हुए हैं। मैं तो चूँकि भोपाल बोर्ड से हूँ और उस समय वे भोपाल वाले ने सेलेक्ट करके मुझे मुंबई भेज दिया था, सोलापुर डिवीज़न में हूँ। तो आप मुंबई सेलेक्ट कर लो, सबसे बेस्ट है, सब एकदम अच्छा, एग्ज़ाम भी अच्छा से क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट है कैरी योर डॉक्यूमेंट्स है। जब भी आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो आप साइबर कैफ़े में जाओ या आपका पर्सनल पीसी है या कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें एज प्रूफ है, 10वीं की मार्कशीट है, आपकी क्वालिफ़िकेशन यानी आपका जो आईटीआई है, डिप्लोमा है, और इसके अलावा अगर आपने 12वीं ग्रेजुएट किया है तो वो भी ले लो, और डॉक्यूमेंट्स उसके अलावा आप कास्ट सर्टिफिकेट, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट रखो, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो रेलवे का फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए या फिर सेंट्रल का होना चाहिए। अगर स्टेट वाला है तो स्टेट के अलावा आप सेंट्रल वाला बनवा करके रख लो, अभी आपके पास टाइम भरपूर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कास्ट सर्टिफिकेट। और नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग मॉडिफिकेशन क्रिएट अकाउंट। मैंने ये बता दिया है कि आपका जो मॉडिफिकेशन है वो सिर्फ आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नेम ऑफ आरआरबी, ये बदलाव नहीं होगा। तो ये सब भरने से पहले एक बार सोच लेना कि हम क्या भर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्म फिलअप कर दिया हमने। फॉर्म फिलअप कर दिया तो अब हमारा क्या अगला रोल होगा, तो जब आप फॉर्म फिलअप कर देंगे तो एक प्रिंट आउट अपने पास जरूर रख लेना। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके फॉर्म से रिलेटेड रहेगी, रजिस्टर्ड नंबर और ये सारी बातें रहेगी। तो एक प्रिंट आउट फॉर्म जो आपने सबमिट किया है तो उसको अपने पास रख लेना। उसके बाद आपका जो है CBT 1 का जो डेट है वो नोटिफाई अभी के जो नोटिफिकेशन में नहीं दिया है डेट, लेकिन आपको बता दें कि ये जो एग्ज़ाम है 4 से 6 महीने में हो जाएगा। और CBT 1 का जो सिलेबस है, CBT 1 का जो पास करने का तरीका है वो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये 4 से 6 महीना आपके पास टाइम मिल जाएगा। और इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है कि ये CBT 1 को कैसे पास करना है, उसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का दिया है, आप उसको देख लेना। और उसके बाद है कीप इन टच ऑफिशियल वेबसाइट फॉर एग्ज़ाम डेट। आप है ना बीच बीच में अपने एग्ज़ाम डेट को चेक करते रहना। वैसे भी आपका जो एग्ज़ाम का जो डेट है, CBT 1 का जो डेट है, वो रेलवे जब भी डिसाइड करेगी तो आपके ईमेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पे वो मैसेज देगा। तो जब मैसेज देगा तो आपको क्या करना है कि वो जो एग्ज़ाम का कॉल लेटर है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा रेलवे की जो वेबसाइट है जहां से आपने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो वो जब आप प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेते हैं, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है वो ई कॉल लेटर बोला जाता है एग्ज़ाम देने के लिए, कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप जो है CBT 1 में अपीयरिंग होते हैं। CBT 1 यानी कि एक स्क्रीनिंग नेचर है, इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ CBT 2 में जाने के लिए ये CBT 1 किया जाएगा। CBT क्या है? CBT का मतलब है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आपका जो एग्ज़ाम होगा ये कंप्यूटर पे होगा, जिसमें एक प्रश्न के 4 उत्तर रहेंगे, 4 में से कोई एक सही है, उसमें से अगर आपने एक सही किया है तो 1 नंबर मिलेंगे, और आपने एक गलत कर दिया है तो आपके 1/3 यानी 1/3 निगेटिव मार्क उसमें से काट लिए जाएंगे। तो ध्यान रखना
एग्ज़ाम देते समय ज़्यादा तुक्का नहीं लगाना, ठीक है। तो जो आपको लगता है कि ये सही है वही लगाओ और ट्राई करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करना अच्छे से अच्छे सही करना, गलत क्वेश्चंस मत करना। तो ये हमारा CBT स्क्रीनिंग नेचर का है। टोटल 75 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, 75 प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको 1 घंटा मिलेगा, यानी 60 मिनट मिलेगा, जिसमें आपको सॉल्व करने पड़ेगा। और इसमें जो पासिंग मार्क है वो अनरिजर्व के लिए 40% है, और OBC और SC कैंडिडेट है तो उसको 30% है, और ST कैंडिडेट है तो उसको 25% है, ठीक है। तो इससे अगर आप कम करते हैं तो हो सकता है कि आपको फेल कर दिया जाएगा। लेकिन कभी पिछले दिनों में कैंडिडेट नहीं मिले तो रेलवे ने इसका जो पासिंग मार्क है वो भी घटा दिया था। तो रेलवे को ये अधिकार है कि वो जो पासिंग मार्क है वो कम भी कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ये 40% है तो सिर्फ 40% ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ये पासिंग मार्क है, ठीक है। और इस आपका जो CBT 1 का जो मेरिट है इससे ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि ये जो वैकेंसी है अगर ये नहीं बढ़ती है तो ये 70+ आपको टारगेट में लेके चलना पड़ेगा, आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हैं। ये जब CBT 1 एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो CBT 1 में जितने भी पोस्ट है, मान लीजिए 100 पोस्ट है तो 15 गुना यानी 1500 बच्चे CBT 2 में पार्टिसिपेट करेंगे भाग लेके। और CBT 2 का भी एग्ज़ाम का जो डेट है वो आपके मोबाइल पे और आपके ईमेल पे आएगा, तो आपको कॉल लेटर डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। तो ये CBT 2 और CBT 1 ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो CBT 2 में आपका 2 पार्ट होगा, पार्ट A पार्ट B, ठीक है। तो पार्ट A में 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चंस 90 मिनट का होगा। और इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सेम CBT 1 के ही रहेंगे, उससे अलग नहीं रहेंगे, सिर्फ आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गया है। पार्ट B देखते हैं। पार्ट B आपके ट्रेड से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, जिसमें 75 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 मिनट आपको दिया जाएगा। और इसमें जो मेरिट बनती है वो मेरिट CBT 2 के पार्ट A से ही बनती है। पार्ट B सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी 35% मार्किंग करना है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, उससे मेरिट नहीं बनती है। अच्छा, आपको एक और बात बता देता हूँ कि 35% सारे कैटेगरी को क्वालिफाई करने होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश में ही क्वेश्चंस कॉमन रूप से सबको मिलेगा, लेकिन रेलवे ने हिंदी इंग्लिश के अलावा 13 और भाषाओं में पेपर दे सकती है आपकी इच्छा के अनुसार। अगर आप उस पर मान लीजिए कि आप मराठी मीडियम से हैं, आप गुजराती मीडियम से हैं, या पंजाबी मीडियम, या बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, है ना, या फिर असमिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से 13 लैंग्वेज है, उर्दू, इस तरीके से 13 लैंग्वेज जिससे वो पेपर अपना मांग सकता है। तो उसमें आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा ये पेपर में से कोई एक लैंग्वेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात है। अब हम जब ये CBT 2 हो जाता है तो CBT 2 के पार्ट में आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तो आपका जो टारगेट है, तो ध्यान रखना कि आपका जो टारगेट है वो CBT 1 से ही शुरू हो जानी चाहिए। और अगर आपका यही CBT 1 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, CBT 2 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बना करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं कि हमें क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है। उसके
बुक्स के भी डिटेल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से भी आप उसको लिंक से डाउनलोड करके या फिर अमेजन पे अवेलेबल है उससे आप मंगा करके आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया CBT 1। CBT 2 अब जो है CBT 2 में जितने भी पोस्ट हैं, मान लीजिए 100 पोस्ट है तो उसका 8 गुना यानी 800 बच्चे साइको टेस्ट यानी CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में जाते हैं। यानी जब तक कि आपके माइंड का अवलोकन नहीं होगा आपको ट्रेन चलाने नहीं दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला पोस्ट है, आपको जान माल लेके चलना होता है। तो ये एक साइको टेस्ट है जिसके मेमोरी पावर हमारी चेक किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है कि साइको टेस्ट क्या है तो उससे भी रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं किस टाइप का हमारा साइको टेस्ट होता है, और उससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने बनाकर अपना डाल दिया है और उससे रिलेटेड बुक्स भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप वहां से देख करके परचेज कर सकते हैं। लेकिन आप इसका लोड मत लेना। किसका? CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। मैं आपको बता दूं कि एक हफ्ते से 15 दिन काफ़ी है इसको प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आप पास हो सकते हैं, बशर्ते आपका माइंड है ना, आप पागल नहीं है, आप रोबोट नहीं है। वरना आप पागल है, आपको सोचने की क्षमता नहीं है, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर नहीं चलता है तो आप 6 महीना पढ़ते रह जाओ, आप CBAT को निकाल नहीं पाएंगे। तो ये हमारा CBAT हो गया। अब CBAT जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं और आपका जो मेरिट बनेगा वो CBT 2 के पार्ट A से, और आपका जो साइको टेस्ट होगा, जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट में भी 42% पासिंग मार्किंग होता है, इससे कम नहीं करना। और फिर उसके बाद इनका जो मेरिट बनेगा उससे आपका सिलेक्शन होगा रेलवे में और एज ए ALP। और अब आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ईमानदार हैं, आपने अपने सही डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं और आप जो है कोई फ्रॉड नहीं किए हैं तो आपको सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स मंगाया जाएगा जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय बताया है। तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करने जाना तो कोशिश करना कि 12 जो पासपोर्ट साइज है वो बनवा करके रख लेना, वही फ़ोटो बार बार हर जगह लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा CBT 2 हो गया, ये हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में एक आपका मेडिकल होगा। ये मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे जो है आँख और हमारा जो दिल है यानी हार्ट है, ये इसकी जांच बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी मेडिकल कैसे है उसका भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दिया है कि A1 मेडिकल क्या होता है, आप वहाँ उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जब आप मेडिकल पास हो जाएंगे तो मेडिकल पास होने के बाद फिर आपको रेलवे के ही ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाएगा, जहाँ पे आपकी रिटन एग्ज़ाम होगा, आपका लिखित होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल भी एक एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल भी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग कुछ महीने की रहेगी, 6 महीने के आसपास ये ट्रेनिंग चलती है। फिर उसके बाद आपको एक जूनियर असिस्टेंट के रूप में एक सीनियर लोको पायलट के साथ में बुक कर दिया जाएगा और आपको एक लॉबी अलॉट कर दी जाएगी। उस लॉबी में आपको ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी करना पड़ेगा। तो ये है हमारा तरीका। और हाँ, इसमें जो है एग्ज़ाम फीस जो है 500 रुपये अनरिजर्व के लिए है, और जो 250 रुपये है वो फीस SC ST फीमेल एक्स सर्विसमैन EBC यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है। ठीक है, और ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कौन है? जिनके जो परिवार के मुखिया की जो आय है वो एनुअल यानी एक साल में 50,000 से कम है, तो वो
इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आते हैं, ठीक है। तो वो उनके लिए भी 250 रुपये ये एग्ज़ाम फीस है। और ये एग्ज़ाम फीस आपको जब आप CBT 1 अपीयर हो जाएंगे, CBT 1 दे देंगे, तब आपके अकाउंट में 500 रुपये में से 400 रिफंड कर दिए जाएंगे। और जिन्होंने 250 रुपये दिए हैं वो भी आपका पूरा 250 रुपये आपके अकाउंट में रिफंड कर दिए जाते हैं। ये इसीलिए लिए जाते हैं ताकि रेलवे आपके एग्ज़ाम के लिए कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट अगर रेंट पे लेती है एग्ज़ाम करवाने के लिए, तो उसके ये खर्चे हैं। और उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए जो कंप्यूटर के खर्चे हैं वो स्कूल कॉलेज के उसमें आपका इस वसूल किया जाता है ताकि आप जो है उसमें एग्ज़ाम में बैठ सको। और CBT 1 के बाद इसलिए वापस कर दिए जाते हैं ताकि जो लोग कुछ लोग फॉर्म फिलअप करके भी एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं, तो रेलवे अगर इंतज़ाम कर रही है आपके लिए तो उसका तो खर्चा तो देना ही आपको ही पड़ेगा ना। तो ये हमारा पूरा ये था नोटिफिकेशन पे, पूरी सारी बातें थी, पूरा डिटेल था। आपको कोई डाउट रहा है तो फिर से मुझे एक कमेंट सेक्शन में सवाल करना है, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं किसी अपने नए टॉपिक में, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।